हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने सोशल स्टडीज़ का क्लास फोर्थ का चैप्टर्स कवर किए हैं। 7 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन चैप्टर को देखिए और फिर अभी जो हमारा 8th चैप्टर है द राइट्स, आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसको देखिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जल्द से जल्द मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो क्या होता है? राइट्स मतलब क्या? अधिकार। और ड्यूटीज़ मतलब क्या? कर्तव्य। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि एक रिटर्न लॉ बनाए जाते हैं किसी भी देश। समझो हमारा देश है इंडिया, तो वो किस लॉ से चलेगा, मतलब कुछ तो एक ऐसी किताब जिसमें सभी लॉज लिखे गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सब जिस किताब में लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब एक लिखा हुआ किताब, सभी नियमों का एक किताब। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास इतना बड़ा नहीं है जितना कि इंडिया के पास है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल बाय विच द गवर्नमेंट रूल्स आवर कंट्री। तो ये क्या है? तो सेट ऑफ रूल है, मतलब ये सभी रूल का एक किताब है। मैंने जो बताया वही है वो, जिससे कि गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रूल करता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे कुछ भी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। अगर कोई भी पावरफुल है तो उसकी पावर जो है वो कहाँ से डिराइव होती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होती है। तो सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। Our constitution came into effect on 26 जनवरी 1950। कब है? केम इनटू इफेक्ट मतलब क्या है? कब ये एनफोर्स किया गया है, मतलब कब ये लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। इसके लिए तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रजासत्ताक दिन, यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। दिस इज द डे वी सेलिब्रेट एज अवर रिपब्लिक डे। ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किसके ऊपर ये सब बेस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये टर्म क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए डेमोक्रेसी मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो मतलब पहले राजा रहते थे तो क्या है वो? राजेशाही थी। अभी क्या है? डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या? in which people have an equal say in the decision that affects their lives। मतलब पहले कैसा था? राजा था तो राजा ने बोल दिया सो हो गया, राजा का वर्ड मतलब लास्ट वर्ड। मगर अभी डेमोक्रेसी में वैसा रहता है क्या? डेमोक्रेसी में वैसा नहीं रहता है। पीपल मतलब जो नागरिक रहते हैं उनको बोलने का पूरा हक रहता है और उनका जो भी बोलना है उसे इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उनके बोलने का जो इफेक्ट है वो उनके लाइफ पे होता है। ठीक है। डेमोक्रेसी enables all the people of our country to vote and elect their representative in order to form the government। मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में लोग खुद चुन के देते हैं। ठीक है, उनके ही कुछ प्रतिनिधि रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, उनको वो खुद इलेक्ट करके देते हैं। हम देखते हैं ना इलेक्शन में क्या होता है, हम कुछ लोगों को अपने में से ही किसी को इलेक्शन में वोट डालते हैं और उनको ही अपने प्रतिनिधि स्वरूप में मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव करके हम भेजते हैं एक गवर्नमेंट चलाने के लिए। सो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब क्या है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब क्या है? नागरिकों के लिए। बाय द पीपल नागरिकों के द्वारा, और फॉर द पीपल मतलब नागरिकों के लिए। ठीक है।
इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ऑब्वियस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो अपने यहाँ ही है, मतलब चाइना के बाद में। तो मगर चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं, सोशलिज्म है। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी होगी। सोशलिज्म, अभी क्या है, डेमोक्रेसी देख लिया, अभी सोशलिज्म। सोशलिज्म इंश्योर्स इक्वल राइट टू ऑल पीपल, मतलब क्या है, सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, इसको बोलते हैं सोशलिज्म। इट इंक्लूड्स पीपल ऑफ ऑल कास्ट, रिलीजन, कलर, स्टेटस एक्सेट्रा। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स। हमारे यहाँ किसी को मतलब किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का है, पर्टिकुलर रिलीजन का है, या कोई काला है, गोरा है, या कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस हिसाब से कुछ होता है क्या? उस हिसाब से उसे राइट दिए जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं सोशलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स क्या है? पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे लाइक इन अवर कंट्री। तो अपने कंट्री में क्या है कि किसी को भी कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी पूरी छूट दी गई है, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। हिंदी में इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। बहुत बार सुना होगा न्यूज में। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल क्या है? एवरी पीपल हैज आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे लाइक, मतलब जिनको जो चाहिए वो रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकता है। अभी नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। सम ऑफ देम आर द फॉलोइंग। फंडामेंटल क्या है? मूलभूत अधिकार। अधिकार में भी सबसे मूलभूत, मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या क्या आते हैं वो अभी देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, स्टेटस एक्सेट्रा। राइट टू इक्वलिटी में क्या है? कोई किस भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या स्टेटस का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो सभी जो नागरिक है वो एक समान है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या? समानता का अधिकार। इक्वलिटी समानता, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता। तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज और आइडिया, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू रिसाइड एंड टू सेटल, एंड टू ऑप्ट फॉर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। मतलब सबको अपनी बात कहने का, अपना विचार व्यक्त करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और कहीं पे भी रहने का, वहाँ पे सेटल होने का, और कोई भी जो है प्रोफेशन फॉलो करने का, मतलब कोई भी रोजगार करने का, ऑक्यूपेशन का, व्यापार करने का, सबको छूट दी गई है। कोई भी किसी को भी रोक नहीं सकता है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या है? उत्पीड़न के खिलाफ बोलने का अधिकार, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल बाय अदर्स, मतलब कोई भी किसी को क्या है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, ठीक है। नो पर्सन कैन बी फोर्स टू डू एनी वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल, मतलब किसी के भी इच्छा के बगैर उससे काम नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। अंडर दिस राइट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, तो इसमें है 14 साल के कम बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना फॉरबिड किया गया है, मतलब बैन है। उसके बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर कंसिडर्ड ऑफेंस इन आवर कंट्री। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमने देखा होगा कई बार, किसी को मतलब किसी इंसान को बेच देना, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती से काम करवाना, ये सभी क्या है? ऑफेंस है, मतलब एक तरह से क्राइम है अपनी कंट्री में। फिर क्या है? फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो किसी को भी कोई भी रिलीजन फॉलो करने का पूरा अधिकार है, और किसी भी प्लेस में जाके पूजा करने का अधिकार है। और रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन इंडिया।
सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मेंटेन हिज और हर ओन कल्चर एंड लैंग्वेज। कल्चर हमने देखा संस्कृति, अपनी संस्कृति को और अपनी भाषा को मेंटेन करने का अधिकार हर सिटीजन को दिया गया है। इट ऑल्सो अलाउज पीपल ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू सेट अप एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो जो भी माइनॉरिटी रहते हैं, मतलब जो संख्या में कम है, उन सभी को भी ये राइट दिया गया है कि वो उनका धर्म या उनकी भाषा उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। किस तरह से, समझो वो कोई इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं और उसके साथ साथ उसका प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। हर किसी का अधिकार है 14 साल से कम उम्र के हर किसी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। ये हर चिल्ड्रन का एक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है ये भी। राइट टू ट्रैवल एंड लिव एनीवेयर। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ट्रैवल एंड लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी सिटीजन को, भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो भारत में कहीं पे भी जाके रह सकता है और वहाँ पे मतलब कहीं पे भी घूम सकता है और कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी ये सभी फंडामेंटल राइट्स हो गए और ये आखिरी का जो फंडामेंटल राइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है। ये राइट से ही ये सभी राइट है। अभी ये देखिए क्या है ये राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। This right allows citizens to approach a high court or supreme court if they believe that any of their fundamental right have been denied। मतलब क्या है कि ये सभी फंडामेंटल राइट तो बोले, मगर अगर समझो किसी ने ये फंडामेंटल राइट वायलेट किए किसी और के किसी भी तरह से, तो उसको कौन पनिश करेगा, बराबर है ना। ये ठीक है, ये तो राइट है। समझो क्या है अभी कुछ भी समझो एक राइट है कि 14 साल से कम उम्र का एक बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है, मगर उसको किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फीस नहीं भर सकता, या फिर उसको नहीं बोला कि तुम पर्टिकुलर वो एरिया में रहते हो इसके लिए एडमिशन नहीं मिलेगी वगैरह। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सरकारी स्कूल में कोई नहीं बोल सकता कि वो एडमिशन नहीं ले सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, फंडामेंटल राइट, उसका क्या फंडामेंटल राइट था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर। तो यहाँ पे तो उसका राइट वायलेट हुआ। तो अभी ये लड़का कहाँ पे जाएगा, कौन है कि वो बताए कि ये इसका फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं बोल सकता। तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है थ्रू ये फंडामेंटल राइट। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। द कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिस्टोर द राइट ऑफ द सिटीजन। और फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा और डायरेक्ट करेगा गवर्नमेंट को कि जो फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए और उसको इनके फंडामेंटल राइट रिस्टोर, मतलब इनको बहाल किया जाए, जो भी इनके अधिकार है वो इनको दिया जाए, ठीक है। तो ये अपना होता है फंडामेंटल राइट। ये तो अभी हमारे सभी अधिकार हो गए। अभी अधिकार बस अकेले नहीं आते, उसके साथ कुछ ड्यूटीज भी रहती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है अभी वो देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट हैज गिवन अ सेट ऑफ ड्यूटीज ऑल्सो विच ऑल ऑफ अस हैव टू परफॉर्म। मतलब ये सभी अधिकारों के साथ अपने संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ने हमें कुछ ड्यूटीज भी दिए गए हैं जो कि हमें एज अ सिटीजन निभाना चाहिए। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर। उसमें से अभी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल, मतलब अपने संविधान का क्या करना है, सम्मान करना है, और उसके जो प्रिंसिपल्स है उसका भी सम्मान करना है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम,
अपना जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग मतलब तिरंगा, और नेशनल एंथम राष्ट्रगीत, उसका सम्मान करना चाहिए। हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, अपनी कंट्री को यूनाइटेड रखने के लिए हेल्प करनी चाहिए। ट्रीट ऑल सिटीजन एज इक्वल, सभी सिटीजन्स को एक समान मानना चाहिए। टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, अपना जो पर्यावरण है उसका क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है ना, जैसे किले हो गए, मतलब फोर्ट है, पैलेसेस है, या कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है, बसेस है, रेलवेज है, उसका क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। डू नॉट हर्ट और हार्म एनीवन, किसी को भी मतलब क्या है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज इन डेंजर, जब गवर्नमेंट के ऊपर कुछ संकट आता है, अपने देश के ऊपर पूरा ही कुछ संकट आता है, तो हमें उसका हेल्प करना चाहिए। ठीक है, अभी फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गए, अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट्स, दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट क्या है, अपने नागरिकों के लिए अधिकार देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, अधिकार मिले नागरिकों को तो उनसे उनको कर्तव्य देते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, तो गवर्नमेंट के लिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्शन है, एक गाइडलाइन है। ठीक है, तीनों में फर्क समझ में आ गया। फंडामेंटल राइट नागरिकों के लिए अधिकार देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नागरिकों के कर्तव्यों को बताते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अ नेम सजेस्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स क्या है, डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए है, गाइडलाइंस है। क्या है, तो गाइडलाइंस है, और किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्ट्स द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या चाहता है गवर्नमेंट से, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताते हैं। देयर आर गुड लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल पीपल विथ ऑल बेसिक फैसिलिटी लाइक फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर्स, मतलब यहाँ पे रहने के लिए अच्छी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए सब लोगों के लिए। ये सब लोगों की बात है, सब लोग, आप बोलेंगे कि हम तो अच्छे रहते हैं, उसमें क्या है, मगर बहुत से लोग हैं जिनको जीने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे संविधान बताता है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को रहने के लिए अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, उनको रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, उनको अगर बीमारी होती है तो मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए होनी चाहिए। द रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, मतलब अमीर लोग किसी भी गरीब को एक्सप्लॉइट नहीं करने चाहिए। ये जिम्मेदारी किसके, गवर्नमेंट की है, कि टू कंट्रोल रिच पीपल ऑल्सो। एवरीवन हैज अ जॉब, मतलब सब लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। एवरी चाइल्ड गेट्स कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो फंडामेंटल राइट में भी है। फर्क क्या है दोनों में, फंडामेंटल राइट में अधिकार बताया गया है नागरिकों के लिए, और यहाँ पे ड्यूटी बताई गई है, मतलब डायरेक्शन दिया गया है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे कि इसमें भी है उसमें भी है, मगर फर्क है, वो सिटीजन के लिए है, अधिकार है, सिटीजन का अधिकार है। और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन है, गाइडलाइन है कि अपने देश में रहने वाले हर उस बच्चे को 14 साल से कम हर एक बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। उसकी क्या है, उसका प्रोविजन गवर्नमेंट को करना है। उसके लिए मैंने पहले क्या बोला था कि 14 साल के बच्चों को मैंने बोला था कि गवर्नमेंट स्कूल में, आप प्राइवेट स्कूल में जाके नहीं बोल सकते कि फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी है करके, और गवर्नमेंट स्कूल में उसको कंपलसरी फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी प्रोटेक्टेड। क्या है द इंटरेस्ट, मतलब इनके जो अधिकार है और इनका जो इनके बेनिफिट्स जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। किसके, शेड्यूल कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, उनके सभी अधिकारों का प्रोटेक्शन करना ये गवर्नमेंट का दायित्व है। अभी इसमें और बताया गया है, डू यू नो, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनको हमेशा पढ़ा करो, जो दिया रहते हैं डू यू नो,
ये इंटरेस्टिंग रहता है, याद किया करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाने के लिए जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाम हमेशा हम लोग सुनते हैं, बी आर अम्बेडकर मतलब क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर, है ना। The Constitution was originally written in English language and official Hindi translation is also available. Constitution ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? इंग्लिश में, और ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका अवेलेबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द, इसका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, याद रखना। मैंने शायद नाम बाबा साहेब बोला, सिर्फ बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर, तो करेक्शन कीजिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, याद रखना। बहुत ही एक ग्रेट पर्सन है और इनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 26, 1946 एंड इट केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। मतलब बन के कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को। और कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया? केम इनटू इफेक्ट कब है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अभी मुझे कमेंट में बताइए, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता है तो मैं खुद आपको बताऊंगा, ठीक है। आप सोचिए, थोड़ा पूछिए किसी को। चलो नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। अभी क्विक रिवीजन, लेट अस रिकॉल आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। बिल्कुल बाय हार्ट याद कीजिए। प्रिंसिपल्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इसका मीनिंग हमने पढ़ा है, आप फिर से पीछे जाके उसको रिकॉल कीजिए। Our constitution provides certain rights to every citizen of our country. As we have some fundamental right, we also have some fundamental duties to perform. ठीक है, हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से मूलभूत कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा ये जो लास्ट चैप्टर था पार्ट 1 का, वो खत्म होता है। इस तरह से हमने क्लास 4 का सोशल स्टडीज का जो एक पार्ट था वो कंप्लीट किया है। अगर आपको इस पूरे सोशल स्टडीज में या अदर सब्जेक्ट्स में भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको जल्द से जल्द हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सोशल स्टडीज के साथ साथ अदर सब्जेक्ट का भी जो लेक्चर सीरीज है वो भी आपको यही चैनल पे मिलेगा। आप उसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सब बच्चों तक पहुंचती रहे और किसी भी कारणवश कोई अच्छी पढ़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए। बस यही मोटो से इस चैनल को शुरू किया गया है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है, अगर आपको मेरे पढ़ाने में अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अगला जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी हम लेके आएंगे। आप इन लेसन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बार बार देखिए और पूरा गेन कीजिए। जो भी इसमें बताया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें रहती है। और आपकी जो एग्ज़ाम है अभी आने वाली, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।